गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग 12th क्लास की बुक बिजनेस स्टडीज से चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल का 7th प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स से सेंस है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको फेयरली, है ना, मतलब जिससे वो सेटिस्फाइड हो सकें, इतनी सैलरी या इतनी मजदूरी, इतनी वेजेस उनको दी जाए जिससे वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाएं, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड सही चल सके, अच्छा चल सके। तो रेम्यूनरेशंस ऑफ पर्सन्स में फियोल क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, employees in the organization must be paid fairly and adequately to give them maximum satisfaction। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, सिक्योरिटी के रूप में भी और सेटिस्फैक्शन पैसों के रूप में भी। यानी अगर उनको हम कॉम्पिटिटिव सैलरी देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड करते हैं बाय विद द मनी, क्योंकि सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सभी पैसों के लिए ही काम करते हैं। अगर उनकी बेसिक नीड मनी की, है ना, मैक्सिमम मनी, यानी जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से अच्छा चल सके, इतनी सैलरी उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। यही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेटली टू गिव दैम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज। यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको फेयर वेजेस और सैलरीज पेड होनी चाहिए, विच वुड गिव एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड एटलीस्ट रीजनेबल हो, सही हो। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, वो इतनी सैलरी पे कर सकती है, इतनी वेजेस पे कर सकती है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, उतनी उनको सैलरी या वेजेस पे करनी चाहिए। द फेयर वेज इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि फेयर वेज को कैसे डिटरमाइन किया जाए, कैसे हम उसको डिसाइड करें कि हमें कितनी सैलरी या कितनी वेजेस पे करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, यानी कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, वो कितना पे कर सकती है, वो कितना अर्न करती है और कितना पे कर सकती है, जिससे कि मैक्सिमम वर्कर्स को सेटिस्फैक्शन मिल सके। दूसरा है बाय कीपिंग इन द माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार ने मिनिमम वेज का कौन जो एक्ट है उसमें कितनी वेजेस उन्होंने निर्धारित कर रखी है, यानी कम से कम वेज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो कितनी है, उसी के बेस पर सैलरी पे करनी चाहिए। एक पॉइंट ये भी है। फिर है द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। ये तो सबसे बड़ा इफेक्ट है कि कॉम्पिटिटर कितना पे करते हैं, किसी भी कंपनी के कॉम्पिटिटर कितनी वेजेस और सैलरीज पे कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वेजेस और सैलरीज को पे करना चाहिए। तो ये है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, यानी जितने भी वर्कर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ, यानी इतने वेजेस दी जाए कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, अच्छा रहे, रीजनेबल रहे। इसके लिए 3 बातों को ध्यान में रखना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है,
जो एक्ट है, वेज एक्ट है, गवर्नमेंट का जो वेज एक्ट है उसको ध्यान में रखना। और तीसरी बात ये है कि कॉम्पिटिटर्स कितना पे करते हैं। एग्जाम्पल भी हैं, इफ इन अ पार्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्नड मोर प्रॉफिट then apart from giving extra profit to shareholders and owners, some part of profit must be given to the employees also in the form of bonus। कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सपोज करो उसने नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, उसने ज़्यादा पैसा कमाया है, अगर वो उस पैसे को शेयर होल्डर्स और ऑनर्स में तो चलो एक्स्ट्रा डिविडेंड दे ही रहे हैं, अगर उसका कुछ पार्ट वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में भी दे, तो वो उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करेगा, उनको मोटिवेट करेगा और वो कंपनी के काम को और बेहतर तरीके से करने में अपने पूरे एफर्ट्स झोंक देंगे, अपनी पूरा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यही कहना है, इफ इन अ पार्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न मोर प्रॉफिट then apart from giving extra profit to shareholders and owners, some part of profit must be given to employees also in the form of bonus। This will encourage and motivate to put more efforts and increase the profit of the company। जब हम उनको ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे, तो वो और अपना एफर्ट्स झोंक देंगे और अधिक वर्क हार्ड करेंगे ताकि कंपनी को और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या हैं? एम्प्लॉयज़ गेट्स मोटिवेटेड। अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देते हैं, मैक्सिमम वेज देते हैं, कॉम्पिटिटर के लेवल की सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट तो यही है। और दूसरी बात ये होगी कि जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरे डिवोशन के साथ, अपने पूरे कमिटमेंट के साथ कंपनी के लिए काम करेंगे। इससे डिवोशन और कमिटमेंट एम्प्लॉयज़ के इम्प्रूव होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या हैं? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो नुकसान क्या हैं? इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है, केस स्टडी है एक, मिस्टर राम स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विद अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ मिस्टर राम ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। ही हायर्ड लेबर, उसने लेबर को हायर किया एंड देन वेरी लेस वेजेस ओवर द टाइम विद द ब्रॉड विजन ऑफ राम एंड हार्ड वर्क ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। और उनको कम मजदूरी के साथ उन्होंने, लेकिन उनका विज़न बड़ा था, राम ने मेहनत की और एम्प्लॉयज़ से उन्होंने हार्ड वर्क करवाया। द बिजनेस स्टार्टेड अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू। और जब बिजनेस जब चलने लगा तो अच्छा रेवेन्यू अर्न करने लगा। बट विद इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो राम डिड नॉट इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन जब उनकी कंपनी चल उठी, अच्छा रेवेन्यू कमाने लगी, तो राम ने उस अपनी अर्निंग कैपेसिटी के साथ, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन राम ने अपने एम्प्लॉयज़ की ना तो वेजेस ना सैलरीज को इंक्रीज़ किया। दे वर नॉट एबल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनको इतनी भी सैलरी नहीं दे पा रहे थे कि वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रख पाते। तो यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल को ओवरलुक किया गया है? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक बाय राम, ओवरलुक बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम ने कौन सी प्रिंसिपल को यहाँ पर ओवरलुक किया है? तो बिल्कुल सिंपल है, रेमुनरेशंस ऑफ पर्सन्स। एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके रेमुनरेशंस को उसने ओवरलुक किया है, इस प्रिंसिपल को उसने वायलेट किया है। अगला प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बड़ा ही आसान है और समझने वाली बात है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन उसको बोला जाता है जब टॉप लेवल अपनी सारी अथॉरिटी या डिसीजन लेने की अपनी पूरी सारी पावर जब वो अपने ही हाथों में रखे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स
इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर सुपरवाइजरी लेवल हो, हर लेवल पर किसी भी मैनेजर के अकॉर्डिंग, जिसके पास जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो सेंट्रलाइजेशन क्लियर है। सेंट्रलाइजेशन जब टॉप लेवल पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी अपने हाथों में रखे या कुछ हाथों में रखे, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जब टॉप लेवल अपनी पावर को इवनली हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फियोल, a company must not be completely centralized और completely decentralized। फियोल का कहना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर कैसी होनी चाहिए? वो कहते हैं देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फियोल कहते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अथॉरिटी के मामले में दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा है, कितना बड़ा बिजनेस है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। एक चीज़ को ध्यान में रखना कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक साथ आती हैं। अथॉरिटी पहले नहीं आती हैं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, फिर अथॉरिटी आती है। दोनों, यानी अथॉरिटी जब भी किसी को दी जाती है, जब भी किसी को हम अथॉरिटी देते हैं तो वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल ही दी जाती है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अथॉरिटी देते हैं तो उस अथॉरिटी का मिसयूज हो जाता है। अगर हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अथॉरिटी कम देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर फियोल का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिजनेस की नेचर को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की साइज को ध्यान में रखते हुए। A small organization can be well organized and managed with a centralized technique। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वो डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, उसको सेंट्रलाइज ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं सेंट्रलाइज टेक्निक से। बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो वहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात कहते हैं इफ़ एम्प्लॉयज़ आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट। अगर एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एफिशिएंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन। तब तो उन पे भरोसा किया जा सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड किया जा सकता है। बट इफ़ एम्प्लॉयज़ आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हैं, नंबर में लेस हैं, लेस इन नंबर हैं, देन देयर मस्ट बी सेंट्रलाइजेशन। तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ही होना चाहिए। फ्यूल एडवाइज नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और यही सलाह फ्यूल भी देते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। Panchayat in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government for welfare of villagers। अब देश में जितनी भी, यानी ग्रामीण अंचल में जितनी भी पंचायतें हैं उनको पावर्स दे दी गई हैं, उनको फंड दिया जाता है कि वो गांव वालों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दिए गए पैसे का वो यूज करें। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल, और इसको हम एक नेशनल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, इस प्रिंसिपल के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बेनिफिट्स
मिलते हैं। फास्ट डिसीजन सेट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल, और इसमें डिसीजन लेने में देरी नहीं होती है, डिसीजन जल्दी से लिए जाते हैं हर लेवल पे, और टॉप लेवल एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे रख सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या हैं? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। अगर हम पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो डिसीजन लेने में बहुत देर हो सकती है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और अगर पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर देंगे, पूरी तरह से अपनी पावर को बांट देंगे, तो जितने भी मैनेजर्स हैं या जिनको भी हमने पावर दी है, अथॉरिटी दी है, वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे। तो आज के लिए ये 2 ही प्रिंसिपल काफ़ी हैं, आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों प्रिंसिपल समझ में आए हैं, तो आप इसको शेयर करना मत भूलें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसी तरह से आप लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।